समुच्चय। सबसे पहले परिभाषा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। अब वेल डिफाइंड थिंग्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। अब इसमें शब्द आ गया सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित से मतलब है कि जिन वस्तुओं को आप का समुच्चय बनाने जा रहे हैं, संग्रह करने जा रहे हैं, या जिस परिभाषा से या जिस गुणधर्म से या जिस नियम से आप समुच्चयों को, वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जैसे ही किसी वस्तु का नाम लें तो आप बताने की स्थिति में होनी चाहिए ये वस्तु संग्रह में आएगी, उस समुच्चय में आएगी या नहीं आएगी। अगर ऐसा है तो वो सुपरिभाषित कहलाता है। और यदि किसी शब्द के या व्यंजक के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाएं, आप बोलें और सभी सही प्रतीत हो, कोई या डिबेट की गुंजाइश हो, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देने की स्थिति में हों, तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहले आपने लिया एक भारतीय। जैसे ही आपने कहा एक भारतीय, तो आपके दिमाग में आ गया वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत में पैदा हुआ है, वही भारतीय होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये जो व्यंजक लिखा है एक भारतीय, ये सुपरिभाषित है। जैसे आपने किसी से कहा कि श्री नरेंद्र जी मोदी, तो आप नरेंद्र जी मोदी एकदम समझ गए तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से भारतीय नागरिक हैं, इसलिए ये समुच्चय में आएंगे। आपसे कहा सचिन तेंदुलकर, तब भी आप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ गए ये तो भारतीय है, इंडियन प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, तो ये भारतीय। आपसे कहा श्री इमरान खान, अब इमरान खान ये तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है, तो भारतीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आप नाम लेंगे उसको बताने की स्थिति में आप हैं वो भारतीय है या नहीं है। इसका मतलब जो आपने लिखा है एक भारतीय, ये सुपरिभाषित हो गया। दोबारा से देखते हैं, अपन पढ़ रहे हैं समुच्चय। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। सुपरिभाषित से मतलब है जिन वस्तुओं का आप संग्रह बनाने जा रहे हैं, जिस नियम से उनको परिभाषित कर रहे हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 30 दिनों वाला माह। अब 30 दिनों वाला माह बिल्कुल स्पष्ट है, पूरे वर्ष में 12 माह होते हैं। जनवरी 31 दिन वाला महीना है, फरवरी 30 दिन नहीं होते, मार्च 31 दिन होते हैं। यानी जैसे ही किसी महीने का आप नाम लेंगे, आप बताने की स्थिति में हैं ये 30 दिन वाला माह है या नहीं है। इसका मतलब जो व्यंजक लिखा है वो कैसा है, सुपरिभाषित है। 30 दिन वाले माह में कौन कौन से माह आएंगे? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फाइनली ये हुआ कि 30 दिनों वाला माह जो आपने व्यंजक लिखा है वो सुपरिभाषित है। इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर आपने लिखा एक सुंदर महिला। अब एक सुंदर महिला, ये कन्फ्यूजिंग हो गया। अलग अलग लोगों के लिए सुंदर महिला अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग शारीरिक सौंदर्य को ही सुंदरता मान लेंगे, कुछ लोग उसके गुणधर्मों को या आंतरिक सौंदर्य को सुंदरता कहेंगे। तो ये अलग अलग व्यक्ति इसमें अलग अलग आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब ये जो व्यंजक लिखा है, ये शब्दों का समूह लिखा है, ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित यानी कि ऐसा नियम या परिभाषा जो भी आप दे रहे हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, सभी लोगों के लिए आंसर समान हो। सुंदर महिला, ये सभी के लिए आंसर समान नहीं है, इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक सर्द रात। ये भी ऐसा व्यंजक हो गया, अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, तो ये भी क्या है, कन्फ्यूजिंग है। कुछ लोगों को सर्दी कम लगती है, तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही होगी तब भी वो कहेंगे आज तो कोई ज़्यादा सर्दी नहीं है। और कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो कम सर्दी वाली रात को भी कह सकते हैं आज तो बहुत सर्दी हुई। तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजिंग शब्दों का समूह हो गया, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। और देखते हैं आगे, देखा फिर सीनियर सिटीजन। अब जैसे ही कहा सीनियर सिटीजन, तो आप बताने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति जो जिनकी उम्र 60 या 60 से ज़्यादा, 60 वर्ष या 60 वर्ष से ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन होंगे। तो इस तरह से ये सुपरिभाषित वस्तुओं की बात रही। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। समुच्चय, समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है।
ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपन समुच्चय के निरूपण पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं? समुच्चय को दो तरह से निरूपित करते हैं। एक तो आती है सारणीबद्ध विधि या सूची विधि, और एक आती है सेट बिल्डर मेथड, और यू कैन से सिंबॉलिक मेथड, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक विधि। पहले अपन बात करते हैं सूची विधि की। सूची विधि में क्या करते हैं, जो भी समुच्चय लिखना होता है आपको कर्ली ब्रैकेट लेते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते जाते हैं। ये आपकी सूची विधि कहलाती है। दोबारा से, किसी भी सारणी को निरूपित करने के दो तरीके हैं। एक तो आता है सारणी विधि या सूची विधि, लिस्टिंग मेथड, और यू कैन से रोस्टर मेथड, और एक आता है प्रतीकात्मक विधि, सिंबॉलिक मेथड। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सूची विधि। सूची विधि में क्या करते हैं आप? सूची विधि में जो समुच्चय के अवयव हैं, उन सारे अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल लिया आपने, पहले एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लिया, ये n से डिनोट कर दिया आपने। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? सारी गिनती, सभी काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5। तो ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। उसमें कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो इनकी लिस्ट बना देंगे आप। वी लिख दिया, वी बराबर कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। अब सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी जानते हैं। उसके समुच्चय को आपने W से व्यक्त कर दिया। तो कौन कौन से दिन आएंगे इसमें? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय आ गया। दोबारा से देखते हैं शुरू से। पहले आपने पढ़ी समुच्चय की परिभाषा, सभी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। फिर अपन देख रहे थे समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण कैसे? 2 विधियों से करते हैं। पहली विधि आती है सारणीबद्ध विधि या सूची विधि। इस विधि में क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और कॉमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। ये हाँ, और उनके सिंबल कैसे बनाते हैं? जनरली कैपिटल लेटर्स लेते हैं। जैसे भी आपने लिखा वी क्या था? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। यहाँ लिखा है W, एक सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। इसी तरह कैपिटल लेटर से अपन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्मॉल a कैपिटल A सेट का अवयव है तो उसको लिखते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। और यदि ये C इसका एलिमेंट नहीं है तो आप लिखेंगे C नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। और अगर 2 अवयव हैं A और B इसके एलिमेंट हैं, A, B बिलोंग्स टू A, इस तरह से लिख देंगे। तो समुच्चय को जो सिंबल्स हैं, संकेत, जनरली कैपिटल लेटर्स लेते हैं, उनके अवयवों को स्मॉल लेटर्स लेते हैं। इसी तरह से आपने 2 समुच्चय लिखे। पहले लिखा वी, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। फिर आपने लिखा W, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। अब आगे देखते हैं। फिर एग्जाम्पल लिया, प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। समप्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, वो समप्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? 2 4 6 8 10। तो इसको आपने ई से डिनोट किया, ई बराबर कर्ली ब्रैकेट बना दिया, 2 4 6 8 10 ये लिख दिया। तो ये प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आ गया। उसका अगला लेते हैं, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, या कह सकते हैं 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं और 1 और अपने अलावा किसी से भी विभाजित ना होती हों। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कैसे लिखेंगे? पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 5 7 11 17,
11, 13 और 17। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, या आप कह सकते हैं 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो दोबारा से प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इसको आपने ए से डिनोट कर दिया, पी से भी लिख सकते थे, ए से लिख दिया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसी तरह से और ले सकते हैं। तो ये समुच्चय और समुच्चय के निरूपण की बात हुई। अब अपन दूसरी विधि पर आते हैं, समुच्चय निर्माण की प्रतीकात्मक विधि या सिंबॉलिक मेथड। इस विधि में क्या करते हैं, इसी तरह से अपन लिखेंगे करली ब्रैकेट, वहाँ लिख देंगे x। अब x को संतुष्ट करने वाला जो गुणधर्म है वो लिखेंगे, सच दैट px। ये सेट आपने लिख दिया x, सेट करली ब्रैकेट लिया, करली ब्रैकेट में लिख दिया आपने x, सच दैट। अब x क्या है, किसको व्यक्त कर रहा है, वो नियम लिख दिया। देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, समुच्चय निर्माण या प्रतीकात्मक विधि। आगे x, अब जो अपन ने पहले लिखा था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, क्या लिखा था, v ब्रैकेट x, सच दैट x, ये हो ब्रैकेट में जो स्वर थे वो सारे लिख दिए थे, a, e, i, o, u, ये सारे लिख के समुच्चय बना दिया था, वो स्वरों का समुच्चय हो गया। अब इसको दोबारा लिख देते हैं सिंबॉलिक मेथड में। तो सिंबॉलिक मेथड में क्या लिखेंगे, x, सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी जो आपने पहले सूची विधि से लिखा था उसी को आपने सिंबॉलिक मेथड में लिख दिया, लर्न उससे सेट बिल्डर मेथड और यू कैन से सिंबॉलिक मेथड, प्रतीकात्मक विधि या समुच्चय निर्माण विधि, उससे लिख दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा था आपने, दूसरा कौन सा लिखा था, डब्लू क्या था, सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय। तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट, उसमें x लिख दिया, सच दैट x क्या है, एक सप्ताह का एक दिन है। किसी सप्ताह का एक दिन है तो ये एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट एक सप्ताह का एक दिन है। कौन सा समुच्चय, जो पहले लिखा था, पहले क्या लिखा था आपने, दोबारा लिख देता हूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सप्ताह के 7 दिनों को एक करली ब्रैकेट में लिख दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया था। अब इसी को सिंबॉलिक मेथड में लिख दिया आपने। सिंबॉलिक मेथड में क्या लिखा है, डब्लू या ब्रैकेट में लिख दिया x, सच दैट एक सप्ताह का एक दिन है। अब आगे देखते हैं, फिर आपने लिखा था एक समुच्चय, ये ई में क्या लिखा था, ई को आपने लिखा था प्रथम पांच सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो उसमें सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी लिखी थी आपने, 2, 4, 6, 8, 10, उसी को दोबारा लिख सकते हैं, x सच दैट x प्रथम 5 सम संख्याओं में से एक है, या ये लिख सकते थे x 10 से छोटी या बराबर प्राकृतिक सम संख्या है। यानी कि जिस समुच्चय को अपन सूची विधि में लिख रहे हैं उस समुच्चय को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई एक्स सच दैट एक्स प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं में से एक है। तो इस तरह से किसी भी, फिर दोबारा से देखते हैं, अपन समुच्चय लिया, पहले समुच्चय की परिभाषा ली, प्राकृतिक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। फिर हम समुच्चय का निरूपण देख रहे हैं, निरूपण की भी 2 विधियां, एक सूची विधि और एक प्रतीकात्मक विधि। सूची विधि में सभी अवयवों को करली ब्रैकेट में मझले कोष्ठक के अंदर रख देते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। प्रतीकात्मक विधि में वही मझला कोष्ठक बनाते हैं, करली ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स लिखते हैं, सच दैट एक्स किसको व्यक्त कर रहा है वो लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा था आपने, ए लिखा था, ए या पी किसी से भी लिख दें, वहाँ लिखी थी आपने प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का समुच्चय।
तो सारी अभाज्य संख्याएं आपने लिस्ट बना दी थी। अब उसको क्या करें, गुणधर्म से लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x 18 से छोटी एक अभाज्य संख्या है या प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं में से एक है। समुच्चय A 2 3 5 7 11 13 17 का प्रतीकात्मक रूप क्या है, A करली ब्रैकेट x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 18 से छोटी है। तो 18 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आप इस तरह से लिख सकते थे। तो जो भी समुच्चय लिखे हैं आपने, उन समुच्चयों को दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ये सूची विधि से भी और प्रतीकात्मक विधि से भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं संख्याओं के कुछ मानक समुच्चयों के प्रतीक। संख्याओं के कुछ मानक समुच्चयों के प्रतीक। संख्याएं जो अपने पूरे सिलेबस में काम आती हैं, नंबर सिस्टम के नाम से अपन पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ते हैं आप। तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से व्यक्त करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, सारी गिनतियां। सारी गिनतियां ही प्राकृतिक संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से होते हैं काउंटिंग नंबर, गिनतियां। गिनती कहाँ से शुरू होती है, 0 से या 1 से? हाँ, 0 से गिनती शुरू नहीं करते हैं, गिनती 1 से शुरू करते हैं। क्योंकि कभी भी किसी को आप ये नहीं कहते कि मेरे पास 0 पेन है या मेरे पास 0 रुपये हैं या हमारे घर में 0 बच्चे हैं, ये तो अपन नहीं बोलते। काउंटिंग 1 से करते हैं कि हमारे घर में 1 बेटा है, हमारे घर में 1 बेटी है, या हमारे पास 10 पेंट हैं या 1 कैप है। तो काउंटिंग नंबर हमेशा 1 से शुरू होगा। तो 1 2 3 ये सारे काउंटिंग नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को w से व्यक्त करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये w। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक। इंटीजर्स के समुच्चय को z या i से व्यक्त करते हैं। कौन सी संख्याएं आती हैं इसमें, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। गिनती जो अपन कर रहे थे 1 से शुरू की थी, तो सबसे बड़ी गिनती कौन सी आती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी आती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। अपन ये नहीं कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट है, ये गलत हो गया। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इनफाइनाइट कोई संख्या ही नहीं है। इनफाइनाइट एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने के काम आते हैं। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं, सोशल लाइफ में भी चलते हैं। जैसे अपने भगवान का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग मानते हैं भगवान को, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इससे सारे ये जीवन चल रहा है। हम भगवान जी को मानते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, शाम को सोते हैं तब पूजा करते हैं, भगवान का धन्यवाद करके सोते हैं। तो वो, अब कोई लोग कहते हैं कि तो मूर्ख हैं, लेकिन कहते रहें, लेकिन भगवान के नाम लेने से कितनी संतुष्टि है आदमी को। तो ये भगवान का क्या है, वो भी कॉन्सेप्ट है। कोई मानता है तब भी, नहीं मानता है तब भी। इसी तरह से इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट क्या है, बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने के लिए एक अवधारणा बना रखी है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, जितनी बड़ी आप सोच लो उससे भी बड़ी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, कल्पनाओं से परे। तो इनफाइनाइट आप ध्यान रखेंगे कोई संख्या नहीं है, सबसे बड़ी गिनती का नाम इनफाइनाइट नहीं लेंगे। इनफाइनाइट सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हाँ, सबसे बड़ी गिनती आप लिख नहीं सकते, इसका निर्धारण संभव नहीं है। आप कोई भी संख्या लिखेंगे, दूसरा आएगा +1 करके, उससे बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं सारी गिनतियां 1 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का निर्धारण संभव नहीं है। फिर 0 मिला दिया आपने, तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्याएं w से व्यक्त की जाती हैं, सेट ऑफ होल नंबर डिनोटेड बाई w। और 0 1 2 3 इस तरह से आगे। बिल्कुल उसी तरह से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण भी संभव नहीं है। फिर पूर्णांक, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको अपन z से डिनोट करते हैं, z या i। सबसे छोटा पूर्णांक का भी, सबसे छोटे पूर्णांक का निर्धारण भी संभव नहीं है, सबसे बड़े पूर्णांक का निर्धारण भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गए। पीछे चलते जाएंगे आप, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और आगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से
पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। पूर्णांकों को इसको और बाइफरकेट करते हैं और विभाजित करते हैं, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक 0 से बड़े पूर्णांक, जो पूर्णांक 0 से बड़े हैं वो धन पूर्णांक कहलाते हैं। z माइनस ऋणात्मक पूर्णांक, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, z माइनस से डिनोट करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटे पूर्णांक, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर आता है z0 नॉन जीरो इंटीजर्स, अशून्य पूर्णांक, जैसा नाम है अशून्य पूर्णांक, शून्य के अतिरिक्त पूर्णांक, शून्य के अलावा नॉन जीरो इंटीजर्स। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद लेते हैं अपन Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से व्यक्त करते हैं। P/Q रूप की संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, लेकिन नीचे वाला इंटीजर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 2/3, 7/2, 22/7, 0 को लिख सकते हैं आप 0/1। ऊपर वाला पूर्णांक तो 0 हो सकता है, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 0 अपने आप में ही पूर्णांक है, इसका मतलब सारे पूर्णांक क्या हैं, परमेय संख्याएं। -8 को लिख सकते हैं आप -8/1, यानी कि -8/1, एक पूर्णांक ऊपर एक पूर्णांक नीचे, तो परमेय संख्या हो गई। फिर आपको सत्यापन हो गया कि सभी पूर्णांक क्या हैं, परमेय संख्या हैं। 3.142 डेसिमल के बाद अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्याएं भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको P/Q रूप में लिख सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये भी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती हैं ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है, वो अपरमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं हैं वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, जिनका ठीक ठीक मान नहीं निकाला जा सकता हो, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। √2, 4⁻⁴ ये अपरमेय संख्याएं हैं। पाई क्या है, ग्रीक लेटर है पाई। किसी भी वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास का भाग दे दें, दोबारा से, किसी भी वृत्त की परिधि में उसके व्यास का भाग दे दें तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, एक अचर राशि आती है। उस अचर राशि को अपन पाई से व्यक्त करते हैं। पाई का ठीक ठीक मान निकालना संभव नहीं है, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। जो आप लिखते हैं 22/7, 22/7 पाई के बराबर नहीं है, 22/7 पाई के लगभग बराबर है। पाई निश्चित रूप से अपरमेय है, 22/7 परमेय है। ये वाली राशि कैसी है, इर्रेशनल। और ये क्या है, रेशनल, परमेय। तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं। 22/7 दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान देता है 3.14, बाकी 3.14 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो ये पाई अपरमेय संख्या है और 22/7 परमेय संख्या है। उसके बाद आते हैं फिर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन R से व्यक्त करते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इसमें, परमेय प्लस अपरमेय, परमेय प्लस अपरमेय, परमेय प्लस अपरमेय संख्याएं मिलके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है, उसको R से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्याओं में एक निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, इसको अपन वास्तविक संख्याओं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनंत लंबाई की रेखा है, एक फिक्स पॉइंट ले लिया O, उसको 0 को व्यक्त करेगा, फिर इकाई दूरी पर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आगे चलते हैं। इसी तरह से पीछे -1, -2, -3, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये इसकी डेंस प्रॉपर्टी कहलाती है।
कहीं भी कोई गैप नहीं होता। दो वास्तविक संख्याओं में हमेशा अनंत वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं आप इसको। ये और आगे पढ़ेंगे अपन। पूर्णांकों का एग्जाम्पल तो आप सब जानते हैं, जैसे क्लास में आप बच्चे आते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, गैप के बाद आते हैं। और फिर जाना शुरू करें तो 1 गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए, तो जाने को अपन नेगेटिव और आने को पॉजिटिव मान लें तो पूर्णांक हो जाते हैं। पूर्णांक अंतराल के बाद आते हैं। वास्तविक संख्याओं में ऐसा नहीं है। अगर आपसे कहें कि 1 के बाद की वास्तविक संख्या कौन सी है, तो 1 के बाद वाली वास्तविक संख्या कोई नहीं बता सकते। आप अगर 1 के बाद कहेंगे 1.1, तो 1 और 1.1 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। ये अपन डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपसे पूछेंगे कोई एग्जाम्पल दो, तो आप एग्जाम्पल बताएं वास्तविक संख्या का, कौन सा एग्जाम्पल है। पूर्णांकों का एग्जाम्पल तो देखा आपने, वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल। वास्तविक संख्याओं के एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल अलग से बताता हूँ। सपोज आप जैसे नाई की दुकान में जाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं। आप बाल कटवा के आए, 1 सेंटीमीटर वाला बाल रह गया। अब 1 सेंटीमीटर बाल रह गया, कुछ दिन देखा आपने, 2 महीने के बाद वो 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ये देखें कि 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होने में उसकी ग्रोथ कैसे हुई। जैसे आप सुबह 10 बजे कटा के आए, 10 बजे आपने कटा के आए तो वो 1 सेंटीमीटर था। फिर आप नहा धो लिए, थोड़ा आराम कर लिया, खाना वाना, फिर शाम को खेलने चले गए। शाम को आके 5 बजे आपने चेक किया, तो 5 बजे चेक करेंगे तो 1 पॉइंट सम ऐसा। सुबह 10 बजे 1 सेंटीमीटर था, फिर 5 बजे चेक कर रहे हैं तो कितना निकलेगा, 1.1। वो जो उसमें वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट है, इतना स्लो है कि आप मेजर नहीं कर सकते। डेफिनेटली 1 से 2 सेंटीमीटर होने में, या 1 से 5 सेंटीमीटर होने में, या 6 सेंटीमीटर होने में बढ़ तो रहा है वो, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन अपने पास जो मापने की जो सिस्टम है, उनसे आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 10 बजे 1 सेंटीमीटर, फिर 5 बजे 1.1 सेंटीमीटर हो गया, फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे देखा तो 1.12 हो गया। ये नहीं कर सकते, आप नाप ही नहीं सकते उसको। हालांकि उसमें हर क्षण इंक्रीमेंट है। जैसे ही आपने कटवाया उस समय ही बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते 2 महीने बाद वो 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच में जो भी संभव संख्या थी, कभी ना कभी उसके द्वारा प्राप्त हुई, बाल के द्वारा। तो ये ही क्या है, कंटिन्यूटी, निरंतरता है। बाल कभी भी जंप लगा के नहीं बढ़ रहा। जंप लगा के बढ़ता होता तो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, फिर थोड़ी देर में 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 2, 3, इस तरह से वो बढ़ता जाता। तो जंप नहीं है, हर क्षण उसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है, दिख रही है, अपन नापा नहीं जा रहा, अपनी बस की नहीं है, वो अलग बात है। तो ये रियल नंबर्स का एग्जाम्पल हो गया। 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर गया, निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, कहीं कोई गैप नहीं है, कोई जंप नहीं है। तो ये है। इसी तरह से, इसीलिए अपन क्या है, उसको वास्तविक रेखा से व्यक्त कर देते हैं, और वास्तविक रेखा से व्यक्त करते हैं, और तब आप कहते हैं कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं। दरअसल 1 और 1.1 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं। ये अपन कई बार प्रूफ भी करते हैं, भी आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा अभी समझ में इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, फंक्शन पढ़ेंगे तब और एग्जाम्पल लेंगे इसके, और प्रूफ करके ही बताएंगे आपको कि 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं, 1 और 1.1 के बीच में भी अनंत वास्तविक संख्याएं। किन्हीं भी 2 वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनका कि ये गुण सघन गुण या डेंस प्रॉपर्टी कहलाता है। हाँ, तो ये वास्तविक संख्याओं की बात रही। जैसे इंटीजर्स में कर रहे थे, उसी तरह से आर प्लस यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं कौन सी, वो संख्याएं जो 0 से बड़ी हैं। आर माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, आर माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, R0 नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं की बात हुई। फिर आती है काल्पनिक संख्याएं। अंडर रूट के अंदर आपने -5 लिख दिया, -3 पावर 1/4 लगा दिया। इस तरह की संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अंडर रूट -1 काल्पनिक संख्याओं की इकाई है, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इसको अपन ऑब्लिक आई से व्यक्त कर देते हैं, बोलते हैं आयोटा। फिर आप ध्यान रखेंगे, आयोटा कोई संख्या नहीं है, सिर्फ सिंबल मात्र है।
यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याओं की इकाई, यानी कि जहां आयटा आ जाएगा और इसके आयटा के मल्टीपल हो सकते हैं, जहां भी आयटा आ जाएगा वही काल्पनिक संख्या होगी। फिर उसके बाद अपन लेते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई सी, कैपिटल सी। एक्स प्लस आयटा वाई रूप की संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ एक्स और वाई दोनों ही रियल हैं और आयोटा अंडर रूट -1 है। तो इस प्रकार 3 + 4 आयोटा, पाई प्लस ई आयोटा, 0 + 7 आयोटा, 0 + 7 आयोटा 7 आयोटा, 7 आयोटा प्योरली इमेजिनरी, यानी कि सभी काल्पनिक संख्याएं भी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। लिख सकते हैं आप -4 + 0 आयोटा, -4 + 0 आयोटा यानी कि -4 प्योरली रियल, शुद्ध वास्तविक है। इसका मतलब ये हुआ सभी वास्तविक संख्याएं भी आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा 0, तो 0 भी कैसी है? सम्मिश्र संख्या है। 0 अकेली ऐसी संख्या है, 0 को लिख सकते हैं 0 = 0 × आयोटा। जिस संख्या में जिसमें आयोटा आ जाए वो काल्पनिक और जो आयोटा से फ्री हो वो वास्तविक। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या तो वास्तविक है और राइट साइड वाली कैसी है? काल्पनिक है। तो 0 अकेली ऐसी संख्या है जो वास्तविक भी है काल्पनिक भी है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ये सम्मिश्र संख्याओं की बात रही। तो इस प्रकार अपन दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा एन, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसमें 0 और मिला दिए थे आपने तो W बन गया था। सेट ऑफ होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव संख्याएं और मिला दी आपने तो सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर इसमें आपने भिन्नात्मक संख्याएं P/Q रूप की लिख दी तो वो परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसमें अपरमेय और मिला दी तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। काल्पनिक और मिला दिए तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। यानी अपना सेट ऑफ, अपना जो नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्याओं से शुरू हुआ और लास्ट में आके सी पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ सिर्फ अपना पर्पज़ यही था कि इन सभी के सिंबल्स देखने थे। एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, Z पूर्णांकों का समुच्चय, Q परमेय संख्याओं का समुच्चय, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा। मैं वो एग्जाम्पल सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको सिंबल्स पता नहीं है तो उनसे मिस्टेक हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं में आया हुआ है। समीकरण x + y = 5 के हलों की संख्या बताइए। जबकि x, y belongs to n, x, y belongs to W, x, y belongs to Z। एक ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इसके हलों की संख्या बताइए। एक बार x और y नेचुरल नंबर हैं, अगली बार लिख दिया है x और y पूर्ण संख्याएं हैं, अगली बार लिख दिया है x और y पूर्णांक हैं। तो बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर n और w में क्या डिफरेंस है ये पता नहीं है, w और z में क्या अंतर है ये पता नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी चौथी पाँचवीं क्लास में भी पूछ सकते हैं, 6th में भी पूछ सकते हैं, जहाँ प्राकृतिक संख्याओं और ये पूर्ण संख्याओं के सिंबल बना दिए कहीं भी पूछ सकते हैं आप इसको। तो देखें क्या क्या आंसर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करें, हल की बात करें इनके, तो क्या क्या हल आएंगे देखें। पहले वाले केस में देखें, x = 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x = 2 रख देते हैं, y = 3 आ जाएगा।
x बराबर 3 रख देते हैं, y बराबर 2 आ गया, x बराबर 4 रख दिया, y बराबर 1 आ गया, x बराबर 5 रखें तो y बराबर 0 आएगा, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए वो हल इसमें नहीं आएगा। यानी कि अगर ये पहला केस दे रखा है कि x और y प्राकृतिक संख्या है, तब इस समीकरण के हलों की संख्या 4 आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि x और y पूर्ण संख्याएं हैं, x और y पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में तो 0 भी आता है, तो इसके हल में क्या क्या आएंगे देखें फिर यहाँ से 0, 5, x बराबर 0 लिख देते हैं तो y बराबर 5 आ गया, ये चारों आ जाएंगे फिर 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5, 0, ये हलों की संख्या। अब कितने हो गए, अब 2 हल बढ़ गए, तो हलों की संख्या 6 हो गई। और अगर तीसरे केस में देखें तब दोबारा से क्या पूछा गया है, समीकरण x प्लस y बराबर 5 के हलों की संख्या बताइए। तो 5 के हलों की संख्या क्या किया आपने, पहले केस में दे रखा था कि x और y नेचुरल नंबर है, x और y नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, गिनती 1 से शुरू होती है, तो x का मान 1 से देना शुरू किया आपने। जब पूर्ण संख्या है तो 0 से देना शुरू किया। अब पूर्णांक में आते हैं, पूर्णांकों में कहीं से भी शुरू करते हैं। जैसे आपने x बराबर 0 लिख दिया, तो 0 लिखेंगे तब तो ये वाले आंसर आ ही जाएंगे सारे, लेकिन x का मान 0 ही क्यों, कोई भी पूर्णांक अपन लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे x बराबर -3 लिख दिया, x बराबर -3 लिखें तो y बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। -3 ही क्यों, कोई भी लिख सकते थे, -1, -2, -3, -4, इसी तरह से आप और लिख सकते थे। और ये 5 लिखा है, अगर आप 6 लिख देते, x बराबर 6 लिख देंगे तो y बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। तो अब इसमें देखें ये हलों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, अनंत हो गई। थर्ड वाले केस में हलों की संख्या अनंत, इनफाइनाइट, खत्म ही नहीं हो रहे। x का मान कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं आप, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सिंबल की अपनी इम्पोर्टेंस है, कब कहाँ यूज हो जाए, तो इसलिए सिंबल्स को आप याद करके रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन समुच्चयों के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ी समुच्चय की परिभाषा, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। फिर अपन पढ़ रहे थे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार से करते हैं, एक सूची विधि और एक प्रतीकात्मक विधि। दोनों में अपन ने समुच्चय को निरूपित करके बताया। फिर आप ले रहे थे कुछ मानक संख्याओं के समुच्चय, तो मानक संख्याओं के समुच्चय आ गए। अब अपन ले रहे हैं समुच्चयों के प्रकार। तो सबसे पहले लेते हैं अपन नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या कह सकते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जैसा इसका नाम है, जैसा इसका नाम है वो रिक्त समुच्चय, यानी कुछ भी नहीं, रिक्त, खाली। एम्प्टी सेट, खाली सेट मतलब बिना अवयव वाला समुच्चय। तो कैसे लिखेंगे उसको, सिर्फ करली ब्रैकेट बना देंगे अपन, जैसे आपने बना दिया है करली ब्रैकेट, ये रिक्त समुच्चय हो गया। फाई सिंबल बना रखा है, फाई से डिनोट करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको निरूपित भी कर सकते हैं। निरूपण कैसे करेंगे, बहुत तरीकों से निरूपित कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल हम देखते हैं रिक्त समुच्चय का निरूपण। तो रिक्त समुच्चय का निरूपण बहुत प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, समुच्चय ए समुच्चय कौन सा है, इसमें x टाइप के अवयव है। x टाइप के अवयव जब x नॉट इक्वल टू x। ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप के बराबर नहीं है, हर संख्या अपने आप के बराबर है। ऐसी कौन सी राशि है जो अपने आप के बराबर नहीं है, हर राशि अपने आप के बराबर है। तो यहाँ तो कोई अवयव नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ समुच्चय जो a है, समुच्चय a बराबर 5 आ गया। दूसरा देखते हैं, x such that x belongs to R and x square plus 2 बराबर 0। अब ये समुच्चय बना दिया आपने। कौन सा समुच्चय बना दिया, जिसमें x टाइप के अवयव है, x टाइप के अवयव है और x रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस 2 0 के बराबर है।
अब 2 में किस वास्तविक संख्या का वर्ग जोड़ें कि 0 आ जाए? किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, 0 या धनात्मक, 0 का वर्ग तो 0, 0 के अलावा हर वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होगा। अगर x की जगह 0 रख दें इसमें तो 0 + 2 तो 0 होता नहीं, तो x 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के अलावा कोई वास्तविक संख्या रख दें पॉजिटिव या नेगेटिव, x² हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा, और धनात्मक प्लस धनात्मक 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो यहाँ भी एक क्या है, ये यहाँ आपका बी समुच्चय ये फाई के बराबर है। तो दोबारा से अपन पढ़ रहे हैं समुच्चयों के प्रकार। सबसे पहले लिया आपने रिक्त समुच्चय, जैसा नाम है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, सिंबल फाई से व्यक्त करते हैं। फिर समुच्चय के निरूपण की बात ली। अब आगे लेते हैं एकल समुच्चय, सिंगल टोन सेट। इसमें भी जैसा नाम है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, वो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने लिख दिया सेट ए बराबर एक ही एलिमेंट है। दूसरा सेट लिख देते हैं बी, इसमें 7 अवयव आ गया। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये एकल समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। फिर आगे लेते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। जैसा नाम है परिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो वो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित यानी कि समुच्चय के असमान अवयवों को गिनना शुरू करें। असमान अवयव कई बार समान अवयव 2-2 बार लिख देते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो असमान अवयवों को गिनना शुरू करें और गिनने की प्रक्रिया निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाए, तब ये समुच्चय क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। पहले आपने लिखा था वी क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय वी से व्यक्त किया था। वी में देख सकते हैं आप कितने अवयव हैं, इसमें 5 अवयव हैं। तो ये कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, फाइनाइट सेट। यानी कि समुच्चय के असमान अवयवों को गिनना शुरू करें और गिनने की प्रक्रिया कुछ समय के बाद समाप्त हो जाए तो वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं, और जिनमें समाप्त ना हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। आगे लेते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल अभी आपने लिखा था n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी कि गिनने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो, हर पद के बाद अगला पद आता चला जाए, तो ये समुच्चय क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। फिर परिमित समुच्चय की कोटि, जैसे अभी आपने वी लिखा था, वी में कितने अवयव थे, 5 अवयव थे। तो अपन कहेंगे एक आती है अगला पद आता है परिमित समुच्चय की कोटि या गणना संख्या, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, और यू कैन से कार्डिनल नंबर। परिमित समुच्चय की कोटि या गणना संख्या, परिमित समुच्चय में जो असमान अवयवों की संख्या है वो उसकी कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, यदि a बराबर a, b, c हो तब ऑर्डर ऑफ a क्या आएगा, 3 आ गया। अभी आपने लिखा था v, A E I O U अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का समुच्चय, तब यहाँ पर इसका कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ V, ये 5 आ गया। परिमित ग्रुप की कोटि, परिमित समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, और यू कैन से कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। इसमें जो अवयवों की संख्या है वो इसकी कोटि कहलाती है। अपन ने लिखा ए एग्जाम्पल लिखा, उसमें 3 अवयव थे, 3 अवयव थे तो उसकी कोटि 3 हो गई। फिर अपन ने एग्जाम्पल लिखा वी, तो वी में क्या था, 5 अवयव थे तो उसकी कोटि 5 हो गई। एक टर्म आती है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, 2 समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। जैसे वी ए लिख दिया, ई लिख दें आप, 2 4 6 8 10, प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ V और E दोनों ही तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। दोबारा से तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, 2 समुच्चय A और B तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। ये तुल्य समुच्चय की बात हो गई। फिर अपन लिखते हैं समान समुच्चय, इक्वल समुच्चय। समान समुच्चय कौन से होते हैं,
दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। ए 1 2 3 और बी 1 2 2 3 3 3 दो समुच्चय हो गए। ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? समान समुच्चय है, इक्वल समुच्चय। अब ये अलग बात है बी में क्या किया है आपने, दो को दो बार लिख दिया, कितनी बार भी लिख दें एक ही बार काउंट होगा। इसमें अगर समुच्चय में किसी भी अवयव को एक से ज़्यादा बार लिख देते हैं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक ही बार काउंट किया जाएगा। इसलिए अपन ने लिखा है समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों कैसे हैं? बराबर समुच्चय। पहले लिखा था आपने तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय में क्या था? तुल्य समुच्चय में दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। फिर आ गया समान समुच्चय, यानी कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में। तो आज दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है आपने। आज हमने समुच्चय या कह सकते हैं समुच्चय सिद्धांत शुरू किया। सबसे पहले ली समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा में क्या है? सुपरवासित वस्तुओं का संग्रह एक समुच्चय कहलाता है। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। फिर आपने लिया समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण में क्या था? समुच्चय के निरूपण को दो तरह से किया, समुच्चय को दो तरह से निरूपित करते हैं। एक तो पहले से बताइए आपको सारणीबद्ध या सूची विधि, रोस्टर मेथड और यू कैन से लिस्टिंग मेथड, और एक बताया सिंबॉलिक मेथड, प्रतीकात्मक विधि, और यू कैन से सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। जो सूची विधि है उसमें करली ब्रैकेट में सारे अवयवों की सूची बना देते हैं, अवयवों को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। और जो समुच्चय निर्माण विधि है, सेट बिल्डर मेथड है, उसमें वही करली ब्रैकेट लेंगे, एक्स लिख देते हैं, सच दैट एक्स किसको व्यक्त कर रहा है उस गुणधर्म को लिख देते हैं। तो इस तरह से किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के दो तरीके हो गए। फिर अपन ने पढ़ा ये कुछ मानक संख्याओं के समुच्चय, तो उसमें प्राकृतिक संख्या से लेके सम्मिश्र संख्याओं तक के समुच्चयों के सिंबल आपने देखे। फिर उसके बाद आ गए अपन समुच्चयों के प्रकार पर। तो समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहले आपने लिखा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। एकल समुच्चय जिसमें एक ही अवयव है। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित है। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है। फिर आपने लिया तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय दो समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। एक बीच में छूट गया एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, एकल समुच्चय। फिर अपन लास्ट में ले रहे थे समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी कि दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। यहाँ आपने ए और बी दो एग्जाम्पल लिखे। यहाँ बी में 1 है, 2 भी है, लेकिन दो बार लिख दिया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक ही बार काउंट होगा। 3 को 3 बार लिख दिया है, वो भी एक ही बार काउंट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। तो इस तरह से आज अपन इतना ही करते हैं। बाकी फिर इसकी जो रिमेनिंग है कल इसमें आगे उपसमुच्चय और जो चीज़ें हैं वो फिर कल लेते हैं। थोड़ा टॉपिक में चीज़ें हैं तो वो जो भी होंगी वो सारी फिर अगली क्लास में लेते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।